जी, विच इज कॉल्ड स्पार्क प्लग ऑफ स्कूल। इसको स्कूल का स्पार्क प्लग कहा जाता है। यानी कौन स्पार्क प्लग बोलते हैं? जैसे आप देखें ना, आपके मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल के अंदर वो लगा होता है, क्या बोलते हैं, प्लग। ठीक है, प्लग लगा होता है। और अगर प्लग ना हो, प्लग शॉर्ट हो, अच्छा तो मोटरसाइकिल नहीं चलता। इसी तरह अगर किसी भी ਤੁਹਾਡੀ तालीमी ਬੌਂਡ ਤੇ इदारे ਵਿੱਚ का, ਰੱਖ के ਤੇ किसी ਉਹਦੇ स्कूल ਤੇ का ਮਾਰਨਾ टाइम टेबल नहीं होगा तो वो ਤੁਹਾਡੀ नहीं ਬੌਂਡ ਤੇ चलेगा। ਰੱਖ के ਤੇ नहीं मारना पता ਆਪਣਾ कब लगना है, कब जाना है, क्या पढ़ना, किस टाइम क्या पढ़ना है, तो इस तरह इदारा नहीं चल सकेगा। भेज रही ये थी जो मुझे कल स्पार्क टाइम टेबल के लिए बोली जाती है, कि ये इदारे के लिए एक जो है वो टाइम कॉलेज चले तो टेबल की हैसियत जो है वो रखता है। जस्ट मुझे एक एक मिनट। अच्छा जी, नेक्स्ट, विच इज द मेजर पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू पीडा एक्ट 2006। पहले बताएं, पीडा एक्ट स्टैंड फॉर पंजाब एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन एक्ट है, क्या बोलते हैं, पंजाब एफिशिएंसी एंड ई एक्ट क्या बनता है, खैर बड़ा पीडा एक्ट है। और इसकी धमकी, यहाँ पे मेरे ग्रुप के अंदर 3 एओज भी हैं। और बहरहाल ये जो है ना, हम कॉलेज साइड वाले जो है ना, इस चीज का मजाक बनाते हैं। अब स्कूल वाली साइड की, स्कूल वाली साइड पे पीडा की इतनी धमकी दी जाती है। हाँ, पंजाब एम्प्लॉइज एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन एक्ट, शुक्रिया। अच्छा, वो जो है ना, स्कूल साइड वाले जो लोग हैं ना, वो पीडा एक्ट को यूं समझते हैं कि छोटी सी बात है ना कोई, तो वो कहते हैं जी, अपने नोटिस के अंदर लिख देते हैं कि जी इसके ऊपर पीडा एक्ट ला दिया जाए, इस शख्स के ऊपर। और इसने जो है वो ये कि आपके ऊपर पीडा एक्ट लगा दिया जाएगा। हर दूसरी बात पे पीडा एक्ट की धमकी दी जाती है। तो हम कहते होते हैं कि पीडा एक्ट को इतनी आसान सी चीज हो गई है। जैसे वो कल वो इस्लामाबाद पुलिस ने जो है ना एफआईआर काटी हुई थी ना, तो उसने लिखा कि जरताज गोल जब जलसे में जा रही थी ना, तो उसने वहां पे रास्ते में बम फेंके हैं, उसके पास 10 बम थे। तो इसी तरह वो शुएब शाहीन पे भी इस तरह के इल्जाम लगाया कि ये बैग फेंक के और 2-3 ग्रेनेड फेंक के जो है ना, ये जलसे में गया। तो खैर, ये भी पीडा एक्ट भी हम लोगों ने भी यूं ही समझा हुआ है कि बस इसको लगा देंगे, जिसके ऊपर दिल करेगा ना, हम उसके ऊपर डाल देंगे। तो ये पीडा एक्ट कोई इतनी आसान सी चीज नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप हर चौथे बंदे पे जरा सा किसी का गरज हो तो आप वहां पे पीडा एक्ट लगा दें। खैर, उसके अंदर 3 तरह की सजाएं होती हैं पीडा एक्ट में। एक होती है छोटी माइनर पेनल्टीज, और एक होती है मेजर, और एक होती है पेंशन वालों पे, जो पेंशन पे देखिए। जो मेजर पेनल्टीज हैं, इसमें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर अच्छा खासा असर होता है। अब रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन पे स्केल मैक्सिमम 5 ईयर। लोअर स्टेज, स्टेज क्या होता है ये गवर्नमेंट मुलाजिम जानते होंगे। मेरा 17 स्केल का जो है ना, दिसंबर का इंक्रीमेंट आ रहा है अब, तो दिसंबर में 1 दिसंबर को हमारा इंक्रीमेंट लग जाता है तनख्वाह के अंदर। और जो 17वां स्केल है उसका 3400 रुपये, 3420 रुपये है। ठीक है। अब वो मेरा हर साल 1 दिसंबर पे ऑटोमेटिकली मेरी तनख्वाह में 3420 रुपये इजाफा हो जाता है। अब जब अगले एक साल में हुआ ना, 2023, अब 2000, अच्छा, जब अगले साल जो है ना वो मेरा इंक्रीमेंट का इजाफा होगा, तो फिर स्टेज 1 यानी 3420 रुपए, वो साथ में 340 यानी एक 10% उसका भी बढ़ता है। यानी वो 3420 से 320 बन गया है, तो 320 रुपए का इजाफा होगा। फिर अगले साल, उससे अगले साल उसका 320 ज़रब 2 हो जाएगा, 320 ज़रब 3 हो जाएगा। यानी जितना उसका 10% जो है ना उसके अंदर बढ़ता रहता है, वो फिक्स होता है। और उसके वो 3420 फिक्स है, उसके ऊपर जो इजाफा है वो हर स्टेज पे, हर साल की एक स्टेज होती है और हर स्टेज में वो बढ़ता है। बात की समझ आ रही है सबको? तो यानी उसको जितनी स्टेज जिसकी ज्यादा होंगी ना, उसका वो दिसंबर का इंक्रीमेंट अच्छा खासा बन जाता है। अब ये वाला जो है ना वो लोअर स्टेज, यानी आप उसकी जो है ना पिछली स्टेज में भेज देते हैं। मतलब मेरी एक साल का अगर उसका लगेगा, तो इसका मतलब 320 रुपये मेरे उड़ गए। 2 साल के लग गए तो 320, 640 रुपये मेरा इजाफा रुक गया। ठीक है। अभी हर महीने है, 12 महीने अच्छा खासा फर्क पड़ता है। ये वाला हो गया, तो ये माइनर में आता है। ये किस में आती है? माइनर में आती है। बात को समझिएगा, ठीक है। विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट मैक्सिमम 5 ईयर, मेरा जो इंक्रीमेंट है, जो यही यकम को मेरा 1 दिसंबर को इंक्रीमेंट लगता है, तनख्वाह मिलेगी, सारा कुछ मेरे
इंक्रीमेंट को विद होल्ड कर दिया गया है, यानी उसको नहीं लगने दिया जा रहा। ठीक है, ये हमारे ये भी एजुकेशन में शरारत करते हैं कि सिफारिश पे बहाल हो जाता है। तो ये वाला होता है विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट। ठीक है, ये माइनर में आती है, ये भी ये माइनर के अंदर थोड़ी। फिर रिडक्शन टू अ लोअर पोस्ट, मैं 17वां स्केल का बंदा हूँ और मुझे उठा के जो है ना वो 16वां स्केल दे देते हैं। मैं लेक्चरर हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर से लेक्चरर बना दिया गया है। तो जो पिछली स्टेज के अंदर लेके आना है उसे हम जो है वो मेजर पेनल्टीज के अंदर काउंट करते हैं। बात की सबको समझ आई है? अच्छा जी, इसके अलावा सेंट सर्विस ईडी रूल 77 मेजर, इसका ऑप्शन डी डी लिखा हुआ है, ये इसके ऑप्शन हैं तीन दिए हुए हैं। ठीक है, ये तीन ऑप्शन हैं। ये तो बाद में मैंने जो है ना अगली बातें तो वैसे लिखी हुई हैं। असल में बेसिकली मैं ये सेंट सर्विस ईडी रूल 1973 मेजर पेनल्टी रिडक्शन फॉर टू लोअर पोस्ट, ये मैंने वैसे ही लिखा था उनका। जो है ना सिंध का लिखा था, सिंध के अंदर जो रूल्स थे, हमारे यहाँ पीडा एक्ट 2 वर्ष ही है ना, तो सिंध के अंदर जो रूल चलते हैं वो 1973 चलते हैं। ठीक है, सिंध का जो रूल है ना वो 1970, पंजाब का ये पीडा एक्ट है, सिंध का 1973 है। फिर जो मेजर पेनल्टीज है मैंने वो लिखी हुई हैं। ठीक है, बात की समझ आ गई? क्लियर है? आगे चलूं? अच्छा जी, नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचर ट्रेनिंग एट स्कूल लेवल। स्कूल लेवल पे कौन सा इदारा है जो टीचर्स की ट्रेनिंग करता है? जी, कैड, कायदे आजम अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, QAED, कायदे आजम अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट। करंटली इसका हेडक्वार्टर लाहौर के अंदर है और तमाम तरह की स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, SCD की तमाम तरह की ट्रेनिंग वो QAED कर रहा है। ठीक है, अच्छा जरा बताइए QAED को पुराना नाम क्या था? जियाउल्ला साहब ठीक समझे, पुराना नाम क्या था क्या हुआ ईडी का? DSD। DSD स्टैंड फॉर डायरेक्टोरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट। ये DSD 2002 के अंदर रखा गया था। 2002 से 2017 तक इसका नाम रहा यही। 2017 में कैड रख दिया गया, कायदे आजम अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट। 2002 से पहले कोई पीक को पता नहीं कोई इस तरह का करके कोई और नाम था इसका ना, 2002 से पहले। ये जो सुपार्को है ना, ये हमारी स्पेस जो एजेंसी है, जो ये हम जो रॉकेट वगैरह और जो चीजें हम सैटेलाइट भेजते हैं, तो ये इदारा हमारा जो है वो लाहौर के अंदर है। स्पार्को जो ये मतलब जिस सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करना उस हवाले से जो रिसर्च होती है, ये प्रॉपर हमने इंजीनियरिंग के टाइम इसको स्पार्को का विजिट किया था और स्पार्को के तमाम ऑपरेशन हमें इंजीनियरिंग के अंदर दिखाए गए थे कि वहां पे कैसे किस तरह काम हो रहा होता है। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, वो आपको अलग पता है, टीचर्स ट्रेनिंग का कोई इस तरह ठेका नहीं लिया हुआ उसने। अच्छा जी, इसको कर लो। उसके बाद है करंटली हु मैनेज SCD एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे SCD को कौन मैनेज करता है? स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को स्कूल डिस्ट्रिक्ट लेवल का सबसे बड़ा अफसर कौन होता है? CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अच्छा जी, विच लीडरशिप थ्योरी इज डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सी लीडरशिप थ्योरी इन सब से दी गई से मुख्तलिफ है? क्लासिकल, साइंटिफिक, ऑपरेशनल, एल्टन मायो की ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। जी बोलिए जरा। क्लासिकल और साइंटिफिक ये इंसानों को मशीन समझते हैं, ऑपरेशनल भी उसी की भाई है, भाई बहन है, हेनरी फाइल के दी है, तो मॉडर्न चीजें टच कर लेता है, 14 पॉइंट ये दे देता है। और जबकि जो सबसे बेहतरीन है वो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, अल्टन मायो की, अल्टन मायो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, अल्टन मायो की ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, ये है जो कि जो है वो इंसानों को अहमियत देती है। ठीक है, और ये बाकी से मुख्तलिफ है, इंसानों की नीड्स मोटिवेशन को उनको देखना इसका काम है। नेक्स्ट है वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन, जी मेरी फेवरेट है नो डाउट। अच्छा जी, वर्ल्ड टीचर डे, सर्वेंट लीडरशिप भी मुझे बहुत अच्छी लगती है और ह्यूमन रिलेशन भी, क्योंकि मुझे इंसान बहुत अच्छे लगते हैं। जी, ये अभी लगता है कि टीचरों को कोई पता कोई नहीं है कि हमारा दिन कौन सा है। कहीं पे 7 अक्टूबर भी बताया जा रहा है, किसी ने जो है ना वो 8 सितंबर भी बना दिया है, किसी ने 4 अप्रैल भी बना दिया है, 4 अप्रैल वाला कोई नहीं है। जी जी जी, हमारा दिन अभी नहीं आया। 8 सितंबर फीमेल का दिन होता है, जहरा बतूल साहिबा, टीचर्स डे नहीं है।
तो ये 8 जो है वो अक्टूबर, 5 अक्टूबर जो है ये टीचर्स डे होता है। 5 अक्टूबर टीचर्स डे होता है। मजे की बात है, हम लोगों को कोई नहीं मनाया जाते। प्राइवेट के बच्चे जो है ना वो तो बड़े बड़े गिफ्ट ले जाते हैं आज टीचर डे। और हमें कौन पूछता है जी कि गवर्नमेंट उस्ताद को भी कोई पूछे और कहे कि टीचर्स डे क्या होता है। हाँ, लिटरेसी डे होगा शायद। इस तरह फीमेल का भी है कोई ना 8 के रिलेटेड। 8 मार्च वीमेन डे, ठीक है। खैर वीमेन के बहुत सारे दिन मनाए जाते हैं। 8 मार्च भी है, एक दो दिन और भी हैं उनके। पता नहीं भाई, ये लाहौर के देते होंगे, साढ़े झांगड़े तो कोई नहीं देते। उनको तो पता ही कोई नहीं होता। उनको हमें ही हर वक्त कुछ करना पड़ता है। माशाअल्लाह। अच्छा जी, एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजमेंट थ्योरी वाज गिवन बाय। हाँ जी, जरा इसको जरा बुझिए तो। एडमिनिस्ट्रेटर थ्योरी किसको बोलते हैं? मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजमेंट थ्योरी, ये सारे हनरी फाइल को कहा जाता है। ठीक है, हनरी फाइल की थ्योरी को एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजमेंट थ्योरी, ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी और उसके अलावा मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, ठीक है, ये इसको कहा जाता है। तो हनरी फॉल इसका करेक्ट आंसर होगा। ये अहम थ्योरी है। जिनको इस थ्योरी का नहीं पता वो इस थ्योरी को जरूर करें, इस थ्योरी को जरूर करें। अच्छा, हु प्रेजेंटेड साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी? ये तो बात कोई रिपीट हो रही है, पहले हो नहीं चुकी। हाँ, बल्कि यहाँ थोड़ा सा फर्क है ऑप्शन के अंदर। एक होता है रॉल्फ टेलर और एक है फ्रेडरिक टेलर। दोनों जो है ना एक जैसे लगते हैं। तो रॉल्फ टेलर कौन है, जरा कोई बताएगा रॉल्फ टेलर कौन है? रॉल्फ टेलर कौन है? रॉल्फ टेलर का क्या काम है? जी जी बोलिए, जरा बोलिए। जबरदस्त। रॉल्फ टेलर जो है, इसकी जो वो है, मॉडल दिए थे इन्होंने करिकुलम के। मॉडल दिया था, टेलर मॉडल ऑफ करिकुलम। ठीक है। और उसके अलावा फ्रेडरिक टेलर जो है, इसने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी थी। 249 को रिपीट करना है। हनरी फाइल की थ्योरी को एडमिनिस्ट्रेटर थ्योरी भी कहा जाता है सर। ठीक है, ये बस नाम है उसको। एडमिनिस्ट्रेटर थ्योरी उसका ही नहीं। हनरी फाइल की थ्योरी को ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी भी बोलते हैं, मॉडर्न भी बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी बोलते हैं। ओके सर, कुछ और पूछना है? अच्छा जी, ये फ्रेडरिक टेलर हो गया। अच्छा, विच इज मिसिंग फ्रॉम 5 एम्स ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट के 5 एम, उनके अंदर है मनी, पैसा होना चाहिए मैनेजर के पास, पैसा मैनेज, मैन पावर लोग होने चाहिए, मशीनें होनी चाहिए, मटेरियल होना चाहिए और मेथड होना चाहिए जिसके जरिए उसने चलाना है। ठीक है, 5 एम को कैसे याद रखेंगे? मनी, बगैर कंपनी बगैर पैसे के नहीं चलती। और उसके अलावा लोगों के बगैर, मैन पावर के बगैर भी नहीं चलती, मटेरियल के बगैर भी नहीं चलती, मशीनों के बगैर भी नहीं चलती, और मेथड भी कोई होना चाहिए उसके बगैर भी नहीं चलती। ठीक है, ये रट्टा लगा लेना है जी। ओके। उसके बाद है विच इज कंप्लीटली डिक्टेटरशिप लीडरशिप स्टाइल? कौन सा लीडरशिप स्टाइल है जो फुल्ली डिक्टेटरशिप है, जो कहता है सिर्फ मैं ही सब कुछ हूं, अकेले कुल मैं हूं, इसके अलावा कोई अकेले कुल नहीं है, मेरा हुक्म चलना चाहिए, ना मैंने कोई मरना है, और ना ये, बल्कि जो इस तरह सोचते हैं ना अथॉरिटेरियन वाले, ये मुझे लगता है ये मुल्हिद हैं सच्ची। यानी जो जो इस तरह के लोग होते हैं ना, जो कहते हैं बस जो मेरे माइंड में आ रहा है वही सब कुछ है, मैं ही सच हूँ, मैं ही अटल हूँ, मैं ही हकीकत हूँ, तो ये वाले मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मुल्हिद है। खैर अथॉरिटेरियन है, ठीक है। अथॉरिटेरियन वो होते हैं जो किसी की नहीं सुनते, सुनने का बोलने का हक भी नहीं देते, तो ये अथॉरिटेरियन होते हैं। अच्छा, जरा अथॉरिटेटिव अथॉरिटेरियन के अंदर फर्क का पता है ना सबको? कोई ऐसा जिसे अथॉरिटेरियन और अथॉरिटेटिव का फर्क का पता ना हो? जी। अच्छा, अथॉरिटेरियन वो होता है जो एक इंतहाई रिजिड स्टाइल है, जिसके अंदर अपने एम्प्लॉइज को बोलने का कोई हक नहीं होता। यानी मेरे नीचे काम करने वाले मुलाजमों को बोलने का कोई हक नहीं है, वो अथॉरिटेरियन होगा। वो मैं वही करूंगा जो मेरा दिल करेगा, जो मुझे ख्याल, जो मेरी मर्जी होगी मैं वो करूंगा। मैंने किसी की सुननी ही नहीं है, किसी की माननी ही नहीं है। और जो अथॉरिटेटिव होता है, ये वो होते हैं जो करते तो अपनी है लेकिन सुन लेते हैं, लेकिन
सुन लेते हैं, अथॉरिटेटिव वाले करते अपनी हैं लेकिन सुन लेते हैं, यानी लोगों को बोलने का हक देते हैं कि कभी कभी तुम भी बोल लिया करो, लेकिन मानते अपनी है, करते अपनी है। ये अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल है। जैसे हमारे पार्लिमेंटेरियन जो हैं वो सुनते हैं, करते अपनी है। हमारी फौज है ना, वो सुनती है और करती भी अपना है। ठीक है, यानी वो वाले आर्मी वाले और डिक्टेटरशिप स्टाइल, इसीलिए उनको बोला जाता है कंप्लीटली डिक्टेटरशिप, कि वो लोग ना किसी की सुनते हैं ना बोलने देते हैं और मुकम्मल अपनी करते हैं। और जब सियासतदान सुन लेते हैं, करते अपनी। बात की समझ आ गई? इसके बाद है जी, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। जी, अब बार बार बताया है, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी का फादर कौन सा है? आसान सा सवाल है, मैं टेक करके आगे जा रहा हूं, ताकि आज हमने मैनेजमेंट खत्म करनी है, कहीं ये ना हो कि मैनेजमेंट खत्म ना हो सके। व्हेन पीडा एक्ट प्रोमुलगेटेड, कब पीडा एक्ट नाफिज किया गया? जी, पंजाब एम्प्लॉइज एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन एक्ट कब नाफिज किया गया? 2006 के अंदर नाफिज हुआ। कब हुआ? 2006 के अंदर। ठीक है जी, आप लोग ठीक कह रहे हैं। उसके बाद है जी, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेड टीचर इज टू ऑर्गेनाइज एंड एडमिनिस्टर द गाइडेंस प्रोग्राम, कि स्कूल के अंदर जो है ना वो गाइडेंस के प्रोग्राम चलाता रहे। प्रोवाइड लीडरशिप फॉर टीचिंग लर्निंग इंप्रूवमेंट, कि एज ए लीडर अपने आप को वहां पे जो पढ़ाना पढ़ने पढ़ाने का अमल है उसको बेहतर करे। मेंटेन स्कूल का रिकॉर्ड, हर का रजिस्टर बनाता रहे। हैंडल डिस्क्रिप्शन प्रॉब्लम, जो लोगों बच्चों के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन्हीं के हल करता रहे। जी, जो असल एक ब्रॉडर टर्म है, टीचिंग लर्निंग। टीचिंग लर्निंग, पढ़ाना, दरसो तदरीस, दरसो तदरीस, पढ़ना पढ़ाना, सीखना सिखाना, इसको बेहतर करना, ये असल हेडमास्टर का काम होता है। ठीक है, बी होता है। सी तो है स्कूल रिकॉर्ड, ये क्लर्कों का काम होता है। हाँ, प्राइमरी स्कूल वाले भी आजकल क्लर्क ही हैं, हेडमास्टर, लेकिन ये क्लर्क का काम होता है, ये हेडमास्टर का काम नहीं होता। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आर द, ये क्या चीजें हैं? ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ये क्या चीजें हैं? फंक्शन है, गोल्स हैं, रिजल्ट है, विजन है, इनको क्या कहा जाता है? जी, इनको फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट या एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। क्या? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट या एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। जो ये वाले होते हैं, प्लानिंग एक काम है, ऑर्गेनाइजिंग एक काम है, डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग काम है, ये फंक्शन है। ठीक है, coordinating people and human resources to accomplish organizational goal is the, आप लोगों को कोऑर्डिनेट करते हैं और उन एंड ह्यूमन और इंसानों को, यानी उनसे कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो ये आप जो उनके मसले को हल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जी, आप लोग ठीक समझ रहे हैं, ये मैनेजमेंट कर रहे हैं। यानी आप मैनेजमेंट के जब रोल पे होते हैं तो आप उस वक्त जो आपके पास रिसोर्स है उसको मैनेज कर रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उन लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। यानी दिए गए वसाइल के अंदर काम को मुकम्मल करना, टास्क को अकम्प्लिश करना, चीजों को ऑर्गेनाइज करके गोल को अचीव करना, ये मैनेजमेंट का काम होता है। ये मैनेजमेंट का काम होता है। यहाँ ये बात नहीं की गई कि पॉलिसी बनाएगा। अच्छा, लीडरशिप का कीवर्ड जब आता है ना, जब आपके इस सवाल के अंदर कहीं ये बात होती है ना कि हु हैज अ इन्फ्लुएंस, लफ्ज इन्फ्लुएंस यूज किया जाए, हु हैज फॉलोअर्स, जिसके फॉलोअर होते हैं, जिसका इन्फ्लुएंस होता है, जिस वो वाली लीडरशिप होती है। जहां एक काम को पूरा करने की बात हो रही है, मैनेजमेंट होती है। जहां प्लानिंग की बात हो रही है, जहां परी स्ट्रेटजी तय की जा रही है, प्लानिंग होगा। डायरेक्टिंग, जहां पे हुक्म दिया जा रहा है। समझ आई बात की? अच्छा जी, एन एलिमेंट ऑफ फियर एंड एंजाइटी इज फाउंड, कौन सी ऐसी चीज है जिसके अंदर खौफ होता है? यानी वो आपका स्कूल बंदा देखने आए तो आपको डर सा लग जाए, पता नहीं आज ये की करूंगा, ये पता नहीं मैंने सस्पेंड ना करके चला जाए, और आज जेड़ा फिर दजाल फिर आ रही ने। तो ये वाला इंस्पेक्शन होगा। क्या होता है? इंस्पेक्शन। तो जहां पे खौफ का आंसर होता है, जहां हमें डर लग रहा होता है, जिसने हमारी रिपोर्ट करके हमें नीचा दिखाना होता है, वो इंस्पेक्शन होती है। द कैश बुक इज मेंटेन्ड बाय, कैश बुक वो होती है जहां पे हर तमाम पैसे का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ये कैश बुक को कौन मेंटेन करता है? ये डीडीओ करता है। डीडीओ स्टैंड फॉर
ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, ये ऐसा ऑफिसर होता है, यानी हाई स्कूलों के अंदर हाई स्कूल का हेडमास्टर, प्राइमरी स्कूलों के अंदर ये हमारा होता है वो क्या बोलते हैं, डिप्टी डीओ हमारी जो है ना वो पावर होती है। और मिडिल स्कूलों को भी उन्होंने जो है वो डीडीओ पावर, मिडिल स्कूल के भी एसएसटी बैठा होता है उसे दे देते हैं। नहीं बल्कि उसको भी जो है वो शायद ये डिप्टी ही रखता है मिडिल स्कूल के भी। और इसके अलावा अगर कॉलेज लेवल पे हमारा प्रिंसिपल के पास होती है, ठीक है। तो डीडीओ पावर जो होती है, जिस जो पैसा जितना कॉलेज में आ रहा है, जितना पैसा कॉलेज से जा रहा है, ये सारा काम कैश बुक में लिखा जाता है। और कैश बुक जो बना मेंटेन करता है वो डीडीओ करता है, डिप्टी डीओ, वो सॉरी डीडीओ करता है, ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर। ठीक हो गया, शुक्रिया सर, शुक्रिया, क्लियर कर दिया। उसके बाद है द लेवल ऑफ स्कूल अचीवमेंट कैन बी बेस्ट जज्ड थ्रू, स्कूल का लेवल क्या है, स्कूल किस लेवल का है उसका पता चलेगा हेड मास्टर की वजह है, वेलफेयर इसकी बिल्डिंग कैसी है, स्टूडेंट लर्निंग अचीव कम कि बच्चों ने परफॉर्म कैसा किया है, उनका रिजल्ट कैसा आया है, या टीचर स्टूडेंट के बच्चों और टीचर के आपस में दोस्ती कैसी है। आसान सा सवाल है। स्कूलों की तरक्की का मयार उस स्कूल की कारकर्दगी होता है कि स्कूल कितना परफॉर्म कर रहा है इसकी कारकर्दगी। अच्छा जी। नहीं सर, बहुत सी चीजें हमें नहीं पता, हम तो सीखने के लिए बैठे हैं। ये यकीन करें, मैं जो एजुकेशन पढ़ाता हूँ ना, ये एक अंदर जज्बा है जो कहता है कि यार अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। आप लोगों से सीखता हूँ और इस वजह से टच हूँ। यानी आप मेरे मोहसिन हैं कि जो है ना वो मुझे कुछ दे भी देते हैं और साथ में मुझे सिखा भी देते हैं। नहीं तो मैं आज छोड़ दूंगा और कल को मुझे कुछ पता ही नहीं होगा। तो मैं भी अपने नॉलेज को अपडेट रखता हूँ और आप लोगों के साथ नए नए दोस्त भी बनते हैं। कुछ दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, बड़ी उनके साथ यारी संगत बन जाती है। और सीखने को भी जो है ना वो बहुत मिल रहा होता है आप लोगों से। अच्छा जी। इट इज ऑलवेज सेड दैट एज इज द हेड मास्टर सो वेल बी द, जैसा हेड मास्टर होगा वैसा होगा, क्या होगा, बच्चा होगा, करिकुलम होगा कि स्कूल होगा। यानी ये कॉल है, ये बात कही जाती है कि जैसा हेड मास्टर होगा वैसा स्कूल होगा। बिल्कुल। देखें, हम स्कूल के उस्ताद जो है ना वो जितनी मेहनत से पढ़ा लें, अगर प्रिंसिपल ऊपर से पॉलिसियां ही अजीब बना रहा है, कुछ हमारे दोस्त होते हैं बड़े बड़े ही पॉजिटिव होते हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए, जो हर वक्त कहते हैं साढ़े ची फॉल्ट है या ऐसी। हम कहाँ, ये हमारा फॉल्ट हर जगह ही नहीं होता यार, हम भी ठीक है मानते हैं गलतियां होंगी, लेकिन मैनेजमेंट के ऊपर बड़ा बर्डन होता है। पॉलिसियां जो बनाने वाले होते हैं ना उन्होंने बना देनी, हम उनके मतहत हैं। वो बैलेंस अच्छी पॉलिसीज बनाएं और उसके बाद फिर वो जो है ना वो तवक्को करें कि वो इम्प्लीमेंट हो, लोग अच्छा परफॉर्म करें, अच्छा इदारा बने। अब उनको पॉलिसियां ठीक नहीं होती खुद, और हम अगर ईमानदारी से पढ़ा भी रहे हैं तो फिर ऐसे ही होता है। व्हाट फॉर एम मतलब, द इंस्ट्रक्शनल इम्प्रूवमेंट इन अ सर्टेन स्कूल डिपेंड्स अपॉन, स्कूल की जो इंस्ट्रक्शन इम्प्रूवमेंट है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, कॉपरेशन, मोटिवेशन, आइडियल सुपरविजन, या ऑल ऑफ देम। कॉलेज का हेडमास्टर नहीं, प्रिंसिपल होता है। और मोस्टली प्रिंसिपल जो है वो बिजनेस स्केल के बैठे हैं। हमारे स्कूल में दो वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल दो, प्रिंसिपल इवन कंट्रोलर, वो तीनों बिजनेस स्केल के हैं। आई मीन व्हाट रिलेटेड टू एम्स, मुझे आपकी बात की अभी भी समझ को नहीं आई। अच्छा जी। मुझे ना ये लगता है इसका आंसर ना जो है वो कॉपरेशन भी होनी चाहिए, ठीक है, मोटिवेशन भी होनी चाहिए, और आइडियल सुपरविजन ज्यादा नहीं होगा, करीब के अच्छी सुपरविजन हो, यानी एक अच्छा सुपरवाइजर हो। और वो अच्छा सुपरवाइजर जब होगा तो उसके बाद जो है ना, यानी अगर सर किस चीज को एम्स गोल ऑब्जेक्टिव सेंस में पूछ रहे हैं, मैं वही बात पूछ रहा हूँ, किस चीज को पूछ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आइडियल सुपरविजन मेरा नजदीक ज्यादा ज्यादा सूटेबल है, लेकिन ऐसे सवाल जो होते हैं ना उनके अंदर हम देखें तो सारी चीजें ही आ सकती हैं। कॉपरेशन भी होना चाहिए इंप्रूव करने के लिए आपस के अंदर सब चीजों का, मोटिवेशन भी होनी चाहिए। इसको ऑल ऑफ देम जो है वो कर लेते हैं कि सारे ही इसके अंदर आ जाते हैं। अच्छा जी। इन अ स्कूल एंड इंडिविजुअल्स परमानेंट रिकॉर्ड इंक्लूड,
हैज कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट अचीवमेंट हेल्थ ईटीसी इज कॉल्ड। यानी जब स्कूल के अंदर हमारे पास किसी बच्चे का तमाम रिकॉर्ड हो, उसका बिहेवियर भी लिखा हुआ है, उसके नंबर्स भी लिखे हुए हैं, उसकी पेरेंट्स का बैकग्राउंड भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, तो क्या होगा? कम्युलेटिव रिकॉर्ड। डी नहीं होगा, सॉरी, ये मैडम फातिमा जहरा बतूल साहबा जिन्होंने डी लगाया वो गलत है। कम्युलेटिव रिकॉर्ड कहते हैं कंप्लीट रिकॉर्ड को। ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ए नहीं होगा, सी होगा। यानी जहां पे तमाम चीजें, यानी कम्युलेटिव रिकॉर्ड बोलते हैं जहां आप बच्चे का बिहेवियर भी लिखा हुआ है, बच्चे के मार्क्स भी उसके अंदर शामिल हैं, बच्चे का जो है ना वो प्रोफाइल डाटा सारा कुछ शामिल है, इसको हम कम्युलेटिव रिकॉर्ड बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक हो गया, ठीक है, जजाकल्ला। शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है ठीक है। अच्छा जी, द फिलोसफी ऑफ द बेसिक एफिशिएंसी प्रिंसिपल अप्रोच इन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम हैज एडवोकेटेड बाय। बेसिक एफिशिएंसी प्रिंसिपल अप्रोच इन ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम हैड एडवोकेटेड बाय, क्या बात कर रहा है? सवाल की समझ कोई नहीं आ रही। द फिलोसफी ऑफ द बेसिक प्रिंस एफिशिएंसी प्रिंसिपल अप्रोच इन ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम। 263 का कम्युलेटिव रिकॉर्ड है, मतलब जिसके अंदर ऐसा, जिसमें एक बच्चे का तमाम रिकॉर्ड शामिल होता है। यानी उस बच्चे का, उसके अंदर जो है ना बिहेवियर भी लिखा हुआ है, उसके नंबर वगैरह भी लिखे हुए हैं, उसकी प्रोफाइल, एक बच्चे का मुकम्मल रिकॉर्ड जिसमें होता है ना, वो कम्युलेटिव रिकॉर्ड बोलते हैं। अच्छा, इस सवाल की मेरे को समझ कोई नहीं आ रही, किसी को कोई समझ आई है तो बता सकता है? द फिलोसफी ऑफ द बेसिक एफिशिएंसी प्रिंसिपल अप्रोच इन ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम एंड। जी, मुझे इस सवाल की समझ कोई नहीं आई, और मैं इसको जो है या तो आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अगर किसी को समझ है तो वो प्लीज मुझे बता दें। बी होगा, रट्टा नहीं लगाएं, तुक्का नहीं लगाएं। कोई आपके अंदर कोई लॉजिक आ रही है, कोई जेन के अंदर उसमें बात आ रही है कि ये क्यों होगा, ये जिसके अंदर फिलॉसफी को हम देख रहे हैं। सिस्टम है तो सिस्टम का तो ऑप्शन ही नहीं है ना, फिर नन की तरफ चले जाए हम, तो मेरा ख्याल है मैं मोस्टली नन का ऑप्शन नहीं देता। चले यार, इसको देख लेते हैं, नहीं फिक्र करें, ठीक है, मैं क्लियर कर दूंगा। School supervision is the process by which dash is given where and when is needed। कौन स्कूल सुपरविजन वो होती है जिसके अंदर कोई चीज प्रोवाइड की जाती है बच्चों को या टीचर को, जब 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 उसकी जरूरत होती है, जहां जब जहां जरूरत होती है। सिस्टम की बात तो हो रही है, ऑप्शन में सिस्टम नहीं है। ये असिस्टेंस होती है, यानी स्कूल सुपरविजन का काम है कि वो जो उसके एम्प्लॉयज काम करने वाले हैं ना, उनका जो मसला है ना, उस मसले को हल करें, उनको जो असिस्टेंस प्रोवाइड करने की जरूरत है वो प्रोवाइड करें। डैश रजिस्टर कंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द ऑफिशियल लाइफ ऑफ एवरी ऑफिसर वर्किंग इन द इंस्टीट्यूशन। कि हर एम्प्लॉयज का तमाम रिकॉर्ड उसकी सर्विस का उसके अंदर लिखा जाता है, वो क्या होता है? सर्विस बुक होती है। अच्छा, यही सर्विस बुक के हवाले से बताइए कि कौन से स्केल तक के लोग जो हैं वो सर्विस बुक खुद मेंटेन करते हैं, और कौन से स्केल के लोगों की सर्विस बुक जो है वो उनके पास नहीं होती, वो अकाउंट ऑफिस के पास होती है। यानी वो खुद उस अकाउंट सर्विस को नहीं बनाते, नहीं करते। एक से क्या 16 उसके अंदर शामिल है? जी 15 तक। जी 15 तक सर्विस बुक एम्प्लॉयज की होती है, वो अपनी खुद बनाते हैं, अपने पास उसका रिकॉर्ड रखते हैं, और साल बाद अकाउंट ऑफिस से ठप्पियां भी लगवाते हैं, इंक्रीमेंट और जो जो तनख्वाहों में इजाफा होता है वो सारा उसके अंदर लिखते हैं, अपडेट करते हैं। जबकि जो गजटेड एम्प्लॉयज होते हैं 16 स्केल से अबव, उनका ये रोला शोला कोई नहीं होता। वो अकाउंट ऑफिस में जब उनकी पहली तनख्वाह चलती है ना, तो वो उस वक्त अकाउंट ऑफिस में एक फाइल बन जाती है, और अकाउंट ऑफिस वाले ही करते हैं, वो उनको इससे कुछ नहीं लेना देना हो। असिस्टेंस मैंने कहा है मदद, यानी कब कहाँ जो है सुपरविजन ना, सुपरविजन मदद प्रोवाइड करती है ना, सुपरविजन जो होती है, तो स्कूल में कब कहाँ क्या प्रोवाइड करती है? असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। टाइम 10 मिनट रह गए हैं, मैं चाहता हूँ ये खत्म हो जाए, और थोड़ा सा प्लीज अब थोड़ी सी ना जो है ना वो कर लें, थोड़ी स्पीड पकड़ लें। डैश इज द बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन। कौन सा? ये वाला सर्विस बुक, ऑफिशियल रिकॉर्ड जो होता है ना जिसमें, वो सर्विस बुक के अंदर होता है। प्रॉपर्टी रिकॉर्ड तो अब हमारी मेरा कॉलेज के अंदर तो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड नहीं लिखा जाएगा ना। और लॉग बुक जो होती है ना, वो तो होती है और चीज होती है, वो तो कॉलेज स्कूल के अंदर जब कोई मेरा एईओ डिप्टी आता है विजिट पे, तो वो वहां पे कमेंट्स लिखता है।
सुपरविजन वाले की डैश। अब तो मैं जवाब तो मैं पढ़ने तो दे सवाल को, बड़े काले हो गए हैं प्लीज। डैश इज द बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन इन द ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ हेडमिस्ट्रेस हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस। कौन जो है वो इज द बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोलिंग ऑफ हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस। जी ये सुपरविजन होगा। प्लानिंग जो है ना, ये प्लानिंग बड़े ऊपर लेवल पे चल रही होती है, ठीक है, प्लानिंग ऊपर लेवल पे चल रही होती है, प्रीमाइजेस पहले वाली चीजें ऊपर लेवल पे चल रही होती हैं। तो हेडमास्टर का जो किरदार होता है ना, हेडमास्टर याद रख लें आंखें बंद करके सुपरवाइजर होता है एक स्कूल में। अ प्रोसेस ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट चॉइस फ्रॉम अमंगस्ट सेवरल इन इज नोन एज। बड़े बहुत सारे ऑप्शन में से किसी बेस्ट ऑप्शन को चूज करना, ये क्या है? बी है, बिल्कुल जबरदस्त, ठीक है। ये डिसीजन की ये जो है ना वो डेफिनेशन है डिसीजन की मेकिंग की ना, कि बेस्ट ऑप्शन चॉइस चूज करना दिए गए ऑप्शन में से। What is the place of principal in an educational institution? Overall head of the school, manager of the school, owner of the school, founder of the school। अब फाउंडर तो होगा नहीं भाई, इसने बनाया थोड़ी है। ऑनर मालिक भी नहीं होता गवर्नमेंट स्कूलों का, ठीक है। तो अब ओवरऑल हेड या मैनेजर, अब ओवरऑल हेड का तो मतलब ही कोई नहीं। ओवरऑल हेड क्या होता है? पूरे क्लस्टर का हेड है। बेसिकली वो मैनेजर होता है, दिए गए असूल और जवाबित को इम्प्लीमेंट करना उसका काम होता है। ये बी होगा, सॉरी ये नहीं, ए जो है ना वो क्या, ए आप गलत बोल रहे हैं। देखिए ओवरऑल हेड ऑफ द स्कूल, अब हेड क्या, ओवरऑल हेड का क्या मुराद है? वो तो पता है ना, प्रिंसिपल हेड ही होता है, वो तो हमें पता है। लेकिन वो बेसिकली इसकी जो टर्म है मैनेजर होता है। द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस इन अ ग्रुप, इन्फ्लुएंस का वर्ड यूज आए कहीं पे तो कौन सा आंसर लगाना है, मैंने आपको बताया हुआ है कि इन्फ्लुएंस अ ग्रुप टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल इज कौन सा होगा? लीडर, शाबाश। जब भी इन्फ्लुएंस का वर्ड आएगा ना तो लीडरशिप आपने जवाब लगा देना है आंखें बंद करके। द पावर इज कंसर्न इन द हैंड्स ऑफ वन आर फ्यू पीपल, जब चंद लोगों के पास पावर हो, जब या किसी एक के पास हो, यानी ज्यादा लोगों के पास पावर कोई ना हो, उसे क्या कहते हैं? शाबाश, सेंट्रलाइजेशन। यानी जब किसी की डोरी सेंट्रल एक एक हाथ से चलाई जा रही हो या चंद हाथों से, यानी मुल्क चंद लोग चला रहे हैं, तो वो सेंट्रलाइजेशन होगा। और अगर पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, जैसे वो इलेक्शन होते हैं, एमपी एमएनए हो गए, नीचे बल्दियाती इलेक्शन, नाजिम हो गए, नैब नाजिम हो गए। छोड़ो यार, हर के हाफिज साहब को कुछ नहीं कहते, हाफिज साहब तो बस कमाल आदमी है, सेंट्रलाइजेशन पर्सनैलिटी है। अल्लाह ने उनको इतनी इस्तिताअत दी है कि अकेले पूरे मुल्क चला रहे हैं। अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, पाकिस्तान पे रहम भी करे। अच्छा जी, सेंट्रलाइजेशन होगा, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन होगा। तो ये है ना, और डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं जिसके पास पावर नीचे तक डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, नीचे तक हर एक के पास पावर, यानी वैसे काम होता है डेलीगेट कर देना आगे, ये आप कर दो, फलां 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 डेलीगेट कर देना आप। वो ये फौजियों में ये चीज नहीं होती, ठीक है, याद रख लें। जो डिक्टेटर होते हैं उनके अंदर डिसेंट है, वो होते हैं कि ये मैं ही सब कुछ हूँ। खैर पूरी कौम इस तरह का यही सोच रही है। दोनों पे कह लें, कब विगो आ जाए। अच्छा 272 है। A regulatory process direction the activities of an organization to achieve specific goal, goals को अचीव करना। A regulatory process direction to achieve the, डायरेक्शन दे रहे हैं, बताएं जरा क्या होगा? एक प्रोसेस है, डायरेक्शन द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव स्पेसिफिक गोल। ओए मैंने डिसेंट्रलाइजेशन लगा दिया, ओए सॉरी 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 सॉरी, बता दिया, शुक्र है। नहीं तो जो मेरे जैसे स्टूडेंट होने हैं ना, उन्होंने रट्टा लगा लिया था डिसेंट्रलाइजेशन, और बाद में मैं गरीब को जो है ना उन्होंने कहा था ये मौलवी सर पढ़ाया ही नहीं आई। अच्छा, रेगुलेटरी प्रोसेस डायरेक्शन टू द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव स्पेसिफिक गोल। हाँ जी, स्पेसिफिक गोल कहाँ पे अचीव करते हैं हम? डायरेक्शन दे रहा है। जी, प्लानिंग कह रहे हैं, रेगुलेटरी प्रोसेस डायरेक्शन द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव स्पेसिफिक गोल। अच्छा, प्लानिंग हमें डायरेक्शन देती है स्पेसिफिक गोल की तरफ, बिल्कुल ठीक है। सुपरविजन नहीं होगा। देखें, जब हम गोल्स को अचीव करना है, उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो हमें रास्ता प्रोवाइड करे वो प्लानिंग ही कर रही है ना, प्लानिंग हमें बता रही है कि आपने काम कैसे करना। अच्छा जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल
जो कि 2015 से 2030 के विजन में दिए गए हैं, और इसके अंदर कहा गया कि हम ये चीजें ठीक करेंगे। उनके अंदर एजुकेशन का गोल कौन सा था? एजुकेशन के रिलेटेड गोल कौन सा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। शुक्र है जी, खत्म हो गया। ठीक है, आज के क्वेश्चन खत्म हो गए। अभी आपका सवाल एक ये रहता है, इसको मैं देखता हूँ, और एक सवाल मैंने और शक वाला रखा था। ओके जी, अभी कोई सवाल है आप लोगों का कि क्लास एंड करें? कल वाले में से भी क्वेश्चन रहता था, वो कौन सा रहता था कल वाले में? ठीक है, ये मुझे ना कहीं लिखने दें। 266। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। 266 क्या कह रही हैं? वो तो मैंने अभी नहीं करवाया। ये वाला? मैडम ये ठीक है, 100% ठीक है। मैडम वकारो निसा साहबा, ये 100% ठीक है। जो अ, दूसरा सर्विस बुक वाला है, इसके अंदर कोई नहीं है। प्रॉपर्टी रजिस्टर टीचर का नहीं होता, लॉग बॉक स्कूल में होती है, टीचर का रिकॉर्ड उसके अंदर नहीं होता। 265 कह रही हैं। असिस्टेंस वाला भी ठीक है। अब आप इसके अंदर क्या करें? देखिए, गाइडेंस प्रोवाइड करना, प्रोसेस बाय विच गाइडेंस इज गिवन वेयर एंड व्हेन इज नीडेड। सुपरविजन का काम गाइडेंस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर असिस्टेंस है। गाइडेंस भी किसी हद तक आपके आंसर ठीक है, कि हम वहाँ जहाँ सुपरवाइजर होता है वो गाइड कर रहा होता है, उसका काम है, ड्यूटी है। और लेकिन मेरे नज़दीक तो यहाँ असिस्टेंस ज़्यादा लगा था, कि उसकी मदद कर दे उनकी, जहाँ पे हो गाइड कर दे भी ठीक है। खैर, ये वाले ना दोनों ही ठीक लगा रहे हैं। ठीक है, ताड़ी मान लेना है। कुछ आपका सही, कुछ हमारा सही। आपकी भी मान लेते हैं, अपनी भी मान लेते हैं, ऐसे दो आंसर ठीक कर लेते हैं। ठीक है जी, गाइडेंस भी बंद, क्योंकि सुपरवाइजन का काम गाइडेंस भी प्रोवाइड करना होता है। आपने वैलिड पॉइंट उठाया है, आपकी बात ठीक है। और दूसरा, मतलब सुपरवाइजर का काम गाइडेंस हो, जहाँ कीवर्ड में सवाल में गाइडेंस आ जाए ना, तो वहाँ जवाब में हम सुपरवाइजर लगा रहे होते हैं, कि वो गाइड करता है, कोऑर्डिनेट करना, गाइड करना। ये गाइड इसमें आती है, इसमें कुछ शक नहीं है। लेकिन मदद भी प्रोवाइड करना उसी उसके काम है, सुपरवाइजर मदद भी प्रोवाइड करता है। ठीक है। अच्छा जी, अब इसी सवाल मेरा 264 वाला मैंने क्लियर करना है, बाकी सारे क्लियर हैं। अभी दो तीन सवाल मुझे एक दोस्त ने सेंड किए, और वो भी मैं देखूंगा। अभी तो अ, जाना है ऊपर भी। मान लीजिए, आपकी भी मान ली, आपने भी मान लिया। ठीक है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, भरपूर तरीके से मेहनत से पढ़िएगा। जज़ाक